Welcome, my dear student friends. Name the following: the persons to whom Kailash Satyarthi gives the highest credit of his honor. वो कौन लोग हैं जिन्हें कैलाश सत्यार्थी उन्हें जो इज्जत मिली है, उनकी जो कामयाबी है, उसका हिस्सेदार मानते हैं, उनकी जो मेहनत थी वो लोगों के सामने लाना चाहते हैं कि उन लोगों की मेहनत की वजह से आज मुझे ये इज्जत मिली है। वो लोग हैं कालू कुमार धूमदास एंड आदर्श किशोर फ्रॉम इंडिया एंड इकबाल मसीह फ्रॉम पाकिस्तान। उनके बारे में ज़्यादा जानकारी आप इस वेबसाइट से हासिल कर सकते हैं। द ग्रेटेस्ट पर्सनैलिटीज फ्रॉम द लैंड ऑफ बुद्धा। लैंड ऑफ बुद्धा यानी इंडिया, वहाँ की कौन सी सबसे अजीम शख्सियत हैं? वो हैं गुरु नानक एंड महात्मा गांधी। द डॉटर्स ऑफ कैलाश सत्यार्थी मेंशन्ड इन हिज स्पीच। कैलाश सत्यार्थी अपनी स्पीच में किन्हें अपनी बेटियां बताते हैं? मलाला, कायनात, शाजिया एंड द डॉटर्स फ्रॉम अफ्रीका। The foreign activists of equal rights mentioned in the speech. Equal rights यानी सबके हक के लिए जो लड़ने वाले एक्टिविस्ट हैं जो फॉरेन कंट्रीज से हैं, उनकी स्पीच में उन्होंने मेंशन किया था, उनके नाम क्या हैं? नेल्सन मंडेला एंड मार्टिन लूथर किंग। नेल्सन मंडेला जो साउथ अफ्रीका से थे और मार्टिन लूथर किंग जो अमेरिका से थे। Mention the social issues highlighted by Kailash Satyarthi in his speech. One social issue is given for you. वो कौन सी सामाजी मसले हैं जिनके बारे में कैलाश सत्यार्थी ने अपनी स्पीच में बताया है? एक हमें यहाँ पर दिया गया है, वो है चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर का क्या मतलब होता है? जब छोटे बच्चों को काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। सेकंड है स्लेवरी यानी गुलामी कराना, लोगों से ज़बरदस्ती काम करवाना, उन्हें उसके बदले में उनका मुआवजा नहीं देना। ट्रैफिकिंग, लोग जो है बच्चों की तस्करी करते हैं। चाइल्ड मैरिजेस, छोटी उम्र में बच्चों की शादियां करवा देते हैं। इलिटरेसी, उन्हें पढ़ाई लिखाई से महरूम रखते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग डायग्राम और चार्ट। हमारा टॉपिक क्या है? द एम एंड लाइफ ऑफ कैलाश सत्यार्थी इज दैट एवरी चाइल्ड इज फ्री। तो कैलाश सत्यार्थी का जिंदगी का मकसद क्या है? कि हर एक बच्चा किस चीज से आजाद हो। तो ये सारे पॉइंट्स हैं यहाँ पर। टू ग्रो एंड डेवलप, टू ईट स्लीप एंड सी डे लाइट, टू लाफ एंड क्राई, टू प्ले एंड लर्न, टू गो टू स्कूल, टू ड्रीम, टू बी अ चाइल्ड। कंप्लीट द फॉलोइंग वेब चार्ट। वेब चार्ट का टॉपिक क्या है? एन अपील ऑफ कैलाश सत्यार्थी। ये कैलाश सत्यार्थी किस चीज की अपील कर रहे हैं, दरख्वास्त कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं लोगों से? सबसे पहला पॉइंट है लेट अस मार्च फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, की अंधेरे से उजाले तक हमें चलना है। लेट अस मार्च फ्रॉम इग्नोरेंस टू अवेकनिंग, की जहालत से अवेकनिंग की तरफ यानी हम इल्म की तरफ, नॉलेज की तरफ मार्च करें। लेट अस यूनिवर्सलाइज जस्टिस, यूनिवर्सलाइज करना यानी पूरी दुनिया भर में जस्टिस जो है, इंसाफ जो है, उसे एक जैसा बनाना। लेट अस यूनाइट द वर्ल्ड थ्रू द कंपैशन फॉर आवर चिल्ड्रन, कि हमारे बच्चों के प्यार के लिए, उनके लिए जो हमारे दिलों में दर्द है, उस चीज के हवाले से पूरी दुनिया को जो है एक साथ होना चाहिए। लेट अस डेमोक्रेटाइज नॉलेज, डेमोक्रेटाइज करना यानी डेमोक्रेसी का मतलब होता है जमहूरियत, यानी लोगों के लिए। तो डेमोक्रेटाइज नॉलेज यानी कि नॉलेज जो है वो सबका हक होना चाहिए। फाइंड आउट द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स यूज्ड for the following nouns and make your own sentences by using any three combinations. यहाँ नीचे हमें nouns दिए गए हैं, उनके पहले हमें जो है डिस्क्राइबिंग वर्ड्स लगाने हैं। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स क्या होते हैं? वो एडजेक्टिव्स होते हैं जो ये बताते हैं कि नाउन की खूबी क्या है। सुप्रीम सैक्रिफाइस, सुप्रीम यानी सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा कुर्बानी। ब्यूटीफुल फेसेस, खूबसूरत चेहरे।
एक्सट्रीमिस्ट मिलिशिया, एक्सट्रीमिस्ट यानी इंतहा पसंद और मिलिशिया यानी जो दहशतगर्द होते हैं। ग्रेट चैलेंज, बड़ी चुनौती। रैपिड ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन यानी जो दुनिया में कारोबार होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं दुनिया में, उन चीज़ों की आसानी, और रैपिड का मतलब है तेज़ी से। इंटर गवर्नमेंटल एजेंसीज, जो गवर्नमेंट की अंदर की अंदरूनी एजेंसीज हैं उन्हें इंटर गवर्नमेंटल एजेंसीज कहते हैं। सेंटेंसेस सुप्रीम सैक्रिफाइस का। Our freedom fighters made the supreme sacrifice of devoting their lives to their country. कि हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जो आज़ादी के लिए जिन्होंने लड़ाई की, उन्होंने अपनी ज़िंदगी की जो है सबसे बड़ी कुर्बानी अपने मुल्क के लिए दी। ब्यूटिफुल फेसेस, खूबसूरत चेहरे। द ब्यूटिफुल फेसेस ऑफ आवर चिल्ड्रन ऑलवेज गिव अस होप, कि हमारे बच्चों के खूबसूरत चेहरे हमें हमेशा उम्मीद देते हैं। एक्सट्रीमिस्ट मिलिशिया, एक्सट्रीमिस्ट मिलिशिया मस्ट बी इरेडिकेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड, कि जो दहशतगर्द लोग होते हैं उन्हें इस दुनिया से निकाल देना चाहिए या ख़त्म कर देना चाहिए। ग्रेट चैलेंज, ग्लोबल वार्मिंग इज अ ग्रेट चैलेंज करंटली बीइंग फेस्ड बाय एवरीवन। ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो सबको आज फेस करना पड़ रहा है, जिसे हम सबको उसका सामना करना पड़ रहा है। Rapid globalization, rapid globalization has made international trade very convenient, कि तेज़ी से जो ग्लोबलाइजेशन हो रहा है इसकी वजह से इंटरनेशनल ट्रेड, जो लोग जो हैं अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में जो कारोबार है वो काफ़ी आसानी से हो रहा है। Intergovernmental agencies, intergovernmental agencies are important for the smooth functioning of our nation, कि जो ये गवर्नमेंट की एजेंसीज होती हैं अंदरूनी, हमारे देश के, हमारे मुल्क के अच्छे से चलने के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट इन फ्रंट ऑफ द गिवन वर्ड। पहला वर्ड है डिविनिटी। इसका क्या मतलब है? गुडनेस, गॉडलीनेस या गॉड फियरिंग। इसका मतलब है गॉडलीनेस। दूसरा वर्ड है एक्सट्रीमिस्ट। इसका क्या मतलब है? मिलिटेंट, रॉबर, स्पाई। इसका मतलब है मिलिटेंट। तीसरा वर्ड है कल्मिनेट। इसका क्या मतलब है? डिस्ट्रॉय, सक्सीड, राइज टू अ पीक। सही जवाब है राइज टू अ पीक। What will you do in the following situations? अगर आपके सामने ऐसे कुछ हालात आते हैं तो आप क्या करेंगे? जैसे इफ़ यू सी अ चाइल्ड वर्किंग इन अ रेस्टोरेंट, अगर आप एक बच्चे को एक रेस्टोरेंट में काम करते हुए देखते हैं तो आप क्या करेंगे? I will try to understand from the child why he is working at this age and try to help him out. मैं उस बच्चे से समझने की कोशिश करूंगी कि वो वहाँ पर काम क्यों कर रहा है इतनी छोटी सी उम्र में, और उसकी अगर मैं मदद कर सकती हूँ तो वो करने की कोशिश करूंगी। I will confront the site manager and inform him that it is against rules for children to work at such a place. तो जो वहाँ पर मैनेजर होगा मैं उसका सामना करूँगी और उसे ये बताऊँगी कि कम उम्र के बच्चों को ऐसी जगहों पर काम करना जो है वो गैर कानूनी चीज़ है। I will inform the local authorities about the same and make sure the child is safe. तो जो वहाँ की लोकल अथॉरिटी होंगी, जो ऑफिसर्स होंगे, उन्हें इन्फॉर्म करूँगी कि इस रेस्टोरेंट में इस तरीके से बच्चे से काम लिया जा रहा है और जो बच्चा है उसकी वो सेफ्टी करें, उसका ख्याल रखें। I will help the child by providing him food and contact local NGO to support the child. मैं उस बच्चे को खाना दूंगी और जो लोकल NGO होता है, NGO यानी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी गवर्नमेंट के अलावा कुछ लोग होते हैं जो फ्री में गरीबों की मदद करते हैं, तो मैं ऐसे किसी NGO को कांटेक्ट करूंगी। ये आपको जानना ज़रूरी है कि इमरजेंसी में आप पुलिस को भी कॉल कर सकते हैं 100 डायल करके, या फिर जो चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098 उस पर भी आप कॉल कर सकते हैं।
Write any two efforts that you can make to enroll deprived children, out of school children into a school. One is given for you. तो कैसी आप कोशिश कर सकते हैं कि जो बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा सकते या जो पहले जाते थे उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया था तो उन्हें वापस स्कूल में डालने के लिए आप क्या कर सकते हैं? आई विल परसुएड पेरेंट्स ऑफ सच चिल्ड्रन टू सेंड देम टू स्कूल। उनके जो माँ बाप हैं वालदेन हैं उनसे मैं बात करने की कोशिश करूँगी, उन्हें समझाने की कोशिश करूँगी कि उनके बच्चों को स्कूल भेजना ज़रूरी क्यों है। I will try to arrange for scholarships so that these children can go to school. स्कॉलरशिप का इंतज़ाम करने की कोशिश करूँगी। स्कॉलरशिप यानी जो किसी ऑर्गेनाइजेशन से हम उनकी फ़ीस का इंतज़ाम करते हैं और बच्चों को फ़ीस का जो बोझ है वो उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। I will check with schools whether they have any seat under the Right to Education Act. हर कंट्री में राइट टू एजुकेशन एक्ट होता है, उसके तहत जो है गरीब बच्चों को स्कूल्स में एडमिशन मिल सकता है। काफ़ी लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती, तो मैं स्कूल्स से जो है इस चीज़ को चेक करने की कोशिश करूँगी। I will form a group of like-minded people who can teach these children in their spare time. तो जो लोग हैं जो चाहते हैं कि ऐसे बच्चों का भला हो, उन्हें पढ़ाया जाए, हम एक ग्रुप बना सकते हैं और इस तरीके के बच्चों को जो बेचारे पढ़ नहीं पाते हैं पैसों की कमी की वजह से, दूसरे हालात की वजह से, उन्हें हम जो हमारा खाली वक्त है उसमें पढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। I will ask NGOs and other organizations to help the children. अगर हम ज़ाती तौर पर कुछ नहीं कर सकते हैं या थोड़ा सा कर सकते हैं, हम ज़्यादा मदद करना चाहते हैं ज़्यादा बच्चों की, तो हम NGOs और जो अदर ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो गरीबों की मदद करते हैं, हम उनसे मदद मांगने की कोशिश करेंगे। Today it is time for every child to have a right to। आज का दौर है कि हर एक बच्चे को इस चीज का हक होना चाहिए। कौन सी चीजों का? एजुकेशन, फ्रीडम, हेल्थ, सेफ्टी, डिग्निटी, इक्वालिटी, पीस, लाइफ एंड ड्रीम। मेक अ लिस्ट ऑफ इंडियन नोबेल लॉरेट्स, जो हिंदुस्तानी जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता है। रविंद्रनाथ टैगोर फॉर लिटरेचर 1913, Sir Chandrasekhara Venkataraman for Physics 1930, Amartya Sen for Economics 1998. Make a list of prestigious awards in India. इंडिया में कौन सी prestigious awards हैं यानी जो हमारे लिए बहुत अहमियत रखते हैं। सबसे पहला है सिविलियन अवार्ड्स। ये अवार्ड्स जो होते हैं ये जो आम लोग हैं कंट्री के उन्हें दिए जाते हैं। और हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड्स जो होते हैं ये सिपाहियों को दिए जाते हैं। सबसे पहले सिविलियन अवार्ड में से सबसे टॉप पर कौन सा है? भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, फिर पद्मश्री और एक और अवार्ड है नारी शक्ति पुरस्कार। और गैलेंट्री अवार्ड्स में है परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, अशोका चक्र और कीर्ति चक्र। Make meaningful sentences by using the following phrases. यहाँ पर हमें कुछ फिक्रे दिए गए हैं, कुछ phrases दिए गए हैं, उनके हमें मानीखेज जुमले बनाने हैं, full sentences बनाने हैं। In the pursuit of, किसी चीज़ की तलाश में, तलाश यानी ऐसी तलाश कि हम किसी चीज़ को पाना चाहते हैं, किसी चीज़ को पाने की कोशिश को हम pursuit कहते हैं। We must continue our struggle in the pursuit of peace and harmony. कि अमन और भाईचारे से रहने के लिए जो हमारी जो जद्दोजहद है उसकी हमें कोशिश करते रहना चाहिए। To be afraid of, किसी चीज से डरना। You do not have to be afraid of who you are. आप जो हैं आपको उस चीज से घबराना नहीं चाहिए यानी हिचकिचाना नहीं चाहिए। To give up, किसी चीज को छोड़ देना।
To give up luxuries for the simple things in life is way towards stress free life. कि जिंदगी में जो हमारे जो ऐशो आराम की चीजें हैं उन्हें हमें कुर्बान कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। जो छोटी और सीधी सादी चीजें हैं जिंदगी में, अगर आप एक तनाव फ्री जिंदगी चाहते हैं। Write minimum 5 hidden words of more than 4 letters from intergovernmental. इस वर्ड से हमें और भी कई सारे वर्ड्स मिलते हैं। हमने कुछ 5 यहाँ लिखे हैं, जैसे मेंटल, गवर्न, इंटरनल, गवर्नमेंट और रेंटल। इनके अलावा और कुछ वर्ड्स यहाँ पर दिए हैं। Imagine your school invites Malala to preside over celebration of Children's Day. Draft a welcome speech for this noble young girl. Gather her biodata from the internet. आपको इमेजिन करना है कि मलाला को आपको चिल्ड्रंस डे के सेलिब्रेशन के लिए एज अ चीफ गेस्ट बुलाना है। इसके लिए आप वेलकम स्पीच तैयार कीजिए और उनके बारे में जानकारी हासिल आप कर सकते हैं इंटरनेट से। अब ये जो आंसर है बच्चों, ये काफ़ी बड़ा है, इसलिए मैंने इसका एक अलग वीडियो बनाया है जिसमें मलाला की काफ़ी जानकारी भी दी है और जो पूरी स्पीच है वो भी दी है, उसका पूरा एक्सप्लेनेशन भी दिया है। Use the same words as a noun and a verb to make meaningful sentences. यहाँ पर हमें 4 वर्ड्स दिए गए हैं, उन्हें हमें नाउन और वर्ब की तरह इस्तेमाल करना है और सेंटेंसेस बनाने हैं। मार्च, नाउन का इस्तेमाल। द सोल्जर्स पार्टिसिपेटेड इन अ ग्रैंड मार्च। सिपाहियों ने एक बहुत बड़े जुलूस में हिस्सा लिया। वर्ब, द सोल्जर्स मार्च्ड टुवर्ड्स द बैटलफील्ड। सिपाही जंगे मैदान की तरफ पेश कदमी करते हुए गए। ऑनर, इट इज एन ऑनर टू सर्व द नेशन। मुल्क की खिदमत करना एक इज्जत की बात है। वर्ब, वी शुड ऑलवेज ऑनर हार्ड वर्क एंड पेशेंस। जो हार्ड वर्क करते हैं, सब्र रखते हैं, यानी जो मेहनत करते हैं और सब्र वाले होते हैं, उनकी हमें इज्जत करनी चाहिए, उस चीज की हमें इज्जत करनी चाहिए। क्रेडिट, ही गॉट फुल क्रेडिट फॉर हिज वर्क। उसे अपने काम का पूरा क्रेडिट दिया गया। वर्ब, वी शुड क्रेडिट हिम फॉर द सक्सेस। उसकी कामयाबी के लिए हमें उसे क्रेडिट देना चाहिए। स्टिच, द स्टिच ऑन द ड्रेस हैड स्टार्टेड कमिंग आउट। उसके कपड़े का जो टाका है वो निकलने लगा था। वर्ब, आई विल स्टिच यू अ न्यू कुर्ता। मैं तुम्हारे लिए एक नया कुर्ता सीऊंगी। Match the sentences given in part A with the sentences given in part B. पार्ट ए के जुमलों को पार्ट बी के जुमलों से मैच करना है, जोड़ी बनानी है। नोट द डिफरेंसेस इन स्ट्रक्चर। उनके स्ट्रक्चर में क्या अलग है ये पता करना है। पहली जो जोड़ी बनती है वो पार्ट ए के 1 से पार्ट बी के बी से बनती है। He was kidnapped by an extremist militia. An extremist militia kidnapped him. दोनों का मतलब एक ही है कि एक दहशतगर्द ने उसका किडनैप किया था, लेकिन स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या है। जो ये वाला सेंटेंस है ये पैसिव वॉइस में है और ये वाला सेंटेंस जो है वो एक्टिव वॉइस में है। अब दूसरी जोड़ी देखते हैं। द चाइल्ड वॉज फोर्स्ड टू किल हिज फ्रेंड्स एंड फैमिली। इसकी जोड़ी बनती है दे फोर्स्ड द चाइल्ड टू किल हिज फ्रेंड्स एंड फैमिली। दोनों का मतलब एक ही है कि उन्होंने उस बच्चे को उसके दोस्तों और खानदान को मारने के लिए फोर्स किया था। अब यहाँ पर सेकंड वाला जो सेंटेंस है, पहला वाला ए का वो पैसिव वॉइस में है और पार्ट बी में जो ए है वो एक्टिव वॉइस में है। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का हमने डिटेल एक्सप्लेनेशन इन दोनों लेसन्स के वर्कशॉप में दिया है। Observe the following underlined phrases. Here have has are followed by the past participle form of the verb. This construction indicates the perfect present tense. Find more such sentences from the speech. तो यहाँ पर देखिए हमें कुछ जुमले दिए गए हैं,
उसमें से कुछ हिस्से को अंडरलाइन किया है। जैसे ये पहला सेंटेंस है तो हमें यहाँ क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पर हैव और हैज़ जो है उनके बाद आता है पास्ट पार्टिसिपल, और अगर ऐसा होता है तो इसे हम कहते हैं परफेक्ट प्रेजेंट टेंस। तो जैसे ये जुमला है, वी हैव मेड प्रोग्रेस इन द लास्ट कपल ऑफ डेकेड्स, वी हैव प्रिवेंटेड मिलियंस ऑफ चाइल्ड डेथ्स, इट हैज़ हैपेंड। अब इन्हीं जुमलों की तरह आपकी किताब में और कौन से जुमले हैं ये आपको यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर जो 3 यहाँ पर और हमने सेंटेंसेस लिए हैं वो हमारी किताब से हैं। यहाँ पर आपको बस मैं एक डिफरेंस समझाना चाहती हूँ कि जो ये प्रोनाउन होते हैं आई, यू, वी और दे, इनके लिए हम हैव का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ही, शी और इट के लिए हैज़ का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पर इट हैज़ हैपेंड है और बाकी हर सब जगह आप देख सकते हैं कि हैव है। और इसी तरह ये जो पास्ट पार्टिसिपल है जो हैव के बाद आता है, उसमें जो अक्सर जो रेगुलर वर्ब्स होते हैं वो ईडी से एंड होते हैं, लेकिन जो इर्रेगुलर वर्ब्स होते हैं उनकी जो वर्ड होता है वो अलग बन जाता है। जैसे मेड जो है उसका रूट वर्ब है मेक, तो ये मेकिड नहीं हो जाता। जैसे ये प्रिवेंट है, ये प्रिवेंटेड हो गया, हैपन है, हैपेंड हो गया। तो ये जो है ये सारे रेगुलर वर्ब्स हैं, लेकिन इर्रेगुलर वर्ब में क्या होता है कि उसकी शक्ल बदल जाती है। In the following sentences, the underlined words are called infinitives. Find such examples from the speech and underline the infinitives. यहाँ पर ये जुमला देखिए, इसमें यहाँ पर इसे अंडरलाइन किया गया है, तो ये जो पार्ट है इसे इन्फिनेटिव कहा जाता है। इन्फिनेटिव्स क्या होते हैं उनके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी बी स्मार्ट के वर्कशॉप में मिल जाएगी। इस लेसन में पहले ही आपको इन्फिनेटिव क्या है वो समझाए गए थे। तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं। तो ये जो है हमारे जुमले हमारी किताब से जो हमने लिए हैं इस लेसन से, उसमें देखिए टू एक्सेप्ट, टू प्रोटेक्ट, टू टीच, टू पुट, टू सी, टू किल, ये हमारे इन्फिनेटिव्स हैं। इस एक्सरसाइज में हमें वर्ड्स का एंटोनिम ढूंढना है। इग्नोरेंस, इसका एंटोनिम है अवेयरनेस, नॉलेज। इमोरलिटी का है मोर्टैलिटी। डिनाई का है एक्सेप्ट। वायलेंस का है पीस। वेल नोन का है अननोन। स्लेवरी का है लिबर्टी। डू एज डायरेक्टेड, तो यहाँ हमें कुछ वर्ड्स दिए हैं, पहले हमें उन्हें नाउन्स में कन्वर्ट करना है और फिर दूसरे टेबल में हमें वर्ब्स में कन्वर्ट करना है। जैसे ये डेलिब्रेट है, इसे नाउन फॉर्म में हम लिखेंगे डेलिब्रेशन, और ये डेमोक्रेटिक है, इसे हम वर्ब फॉर्म में लिखेंगे डेमोक्रेटाइज। प्रिस्क्राइब का है प्रिस्क्रिप्शन। डिस्टेंट का है डिस्टेंस। ऑर्गेनाइज का है ऑर्गेनाइजेशन। वायलेंट का है वायलेंस। टॉलरेंट का है टॉलरेंस। एक्सट्रीम का है एक्सट्रीमिस्ट। एजुकेट का है एजुकेशन। ग्लोबलाइज का है ग्लोबलाइजेशन। और यहाँ पर अभी हमें वर्ब्स बनाने हैं, तो यूनिवर्सल का है यूनिवर्सलाइज और ग्लोबल का है ग्लोबलाइज। ताकि आप इन वर्ड फॉर्म्स को बेहतर समझ पाएं, इनका मीनिंग आपको यहाँ दिया गया है। Change the following sentences to the other degrees of comparison without changing meaning. डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन को आपने आपके 9th स्टैंडर्ड में 2.1 कंपैरिजंस के इंग्लिश वर्कशॉप में सीखा है। अगर आप चाहें फिर से इस वीडियो को देख सकते हैं। The biggest challenge knocking on the doors of humankind is fear and intolerance. सबसे पहला काम क्या होता है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में कि किस चीज को कंपेयर कर रहे हैं आप यहाँ पर, वो होती है एडजेक्टिव। तो यहाँ पर एडजेक्टिव क्या है हमारा बिगेस्ट। ये कौन से फॉर्म में है, सुपरलेटिव फॉर्म में। पॉजिटिव में ये बिग है और कंपैरेटिव में बिगा। इस सेंटेंस का मतलब क्या है, इंसानियत के दरवाजे पर दस्तक देने वाले सबसे बड़े चैलेंज क्या है, फियर एंड इंटॉलरेंस है। अब इस बिगेस्ट को हमें जो पॉजिटिव फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे। पॉजिटिव फॉर्म में
हर सेंटेंस जो है वो नो अदर से स्टार्ट होता है। यहाँ पर जैसे हमने नो अदर से स्टार्ट किया है, और जो हमारा एडजेक्टिव होता है वो इस तरीके से लिखा जाता है, जैसे यहाँ पे एज बिग एज। तो हम जब सेंटेंस को पूरा करते हैं तो कैसे पढ़ेंगे? नो अदर चैलेंज नॉकिंग ऑन द डोर्स ऑफ ह्यूमन काइंड इज एज बिग एज फियर एंड इंटॉलरेंस। तो इसका क्या मतलब है कि कोई और चैलेंज जो दरवाजे पर दस्तक दे रहा है फियर एंड इंटॉलरेंस जितना बड़ा नहीं है। तो नो अदर क्यों लिखते हैं? जैसे हम अगर उर्दू में करें तो कोई और अगर हमें कहना होता है, राइट, तो हमें ऐसे नो अदर लिखना होता है। और यहाँ पर हमें क्या लिखना है कि इसकी तरह बड़ा, तो एज बिग एज, ये उसके काम आता है। अब हमें कंपेरेटिव फॉर्म में लिखना है, तो कंपेरेटिव फॉर्म में जो हमारा वर्ब है वो कौन सा यूज होगा? बिगर। बिगर के फॉर्म में इस्तेमाल होगा। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर हमने बिगर के बाद क्या लिखा है? दैन एनी अदर, कि किसी और से, ये इसका मतलब होता है। तो अगर हम इसे उर्दू में पढ़े तो जो फियर एंड इंटॉलरेंस है इंसानियत के दरवाजे पर दस्तक देने वाले किसी भी और चैलेंज से बड़े हैं। तो किसी भी और कहने के लिए हमें क्या लिखना होता है? दैन एनी अदर। तो ये जो है ये हमेशा इसी फॉर्मेट में पॉजिटिव और कंपैरेटिव लिखे जाते हैं। दूसरा सेंटेंस, द नोबेल प्राइज इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑनर्स इन द वर्ल्ड। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लिखा है, यानी कि ग्रेटेस्ट में से एक। अगर ये द नोबेल प्राइज इज द ग्रेटेस्ट ऑनर्स इन द वर्ल्ड होता, यानी कि ये सबसे ग्रेटेस्ट है, तो हम कैसे लिखते? नो अदर ऑनर इन द वर्ल्ड इज एज ग्रेट एज द नोबेल प्राइज। लेकिन क्योंकि यहाँ पर वन ऑफ द लिखा है, तो जब हम पॉजिटिव में इसे कन्वर्ट करते हैं तब हम हमारी शुरुआत कैसे कर रहे हैं? वेरी फ्यू ऑनर्स, कि बहुत कम ऑनर्स दुनिया में ऐसे हैं जो नोबेल प्राइज जितने ग्रेट हैं, क्योंकि ये सबसे नहीं है, वन ऑफ द है, इसलिए यहाँ पर शुरुआत जो है वेरी फ्यू से होती है। अब कंपैरेटिव फॉर्म में देखते हैं, तो इसका जवाब होगा द नोबेल प्राइज इज ग्रेटर दैन मोस्ट अदर ऑनर्स इन द वर्ल्ड। पहले तो ये ग्रेटेस्ट से ग्रेटर हो गया, और यहाँ पर देखिए दैन मोस्ट अदर लिखा है। अगर ये रेगुलर फॉर्म में होता तो हम क्या लिखते? दैन एनी अदर, कि किसी भी ऑनर से। लेकिन यहाँ पर हम किसी भी से नहीं लिख सकते, यहाँ पर हमें क्या कहना है कि ज़्यादातर ऑनर्स से, इसलिए हमें यहाँ पर दैन मोस्ट लिखना है। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंस क्या है और उसकी कितनी किस्में हैं, ये हम यहाँ पर देखेंगे। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट आइडिया। सेंटेंस जो है अल्फाजों का एक गुच्छा है या मजमुआ है जो आपको एक पूरा ख्याल बताता है या बयान करता है। Sentences can be classified in various ways. The following is a classification of sentences. तो sentences की अलग अलग किस्में हैं जो यहाँ पर हमें बताई गई हैं। Assertive sentence या statement. A sentence that makes a statement or assertion. तो assert करना, इसका क्या मतलब होता है? assert करने का मतलब होता है कोई दावा करना, किसी हकीकत को बयान करना। तो एक असर्टिव सेंटेंस जिसे हम स्टेटमेंट भी कहते हैं वो क्या होता है? वो एक ऐसा जुमला जो कोई दावा या हकीकत बयान करे, उसे बयानिया जुमला भी कहते हैं। ये जुमले आमतौर पर किसी वाक़ये, चीज़ या हाल के बारे में मालूमात देते हैं। जैसे यहाँ पर हमें मिसाल दी है, देयर आर मैनी विलेजेस इन इंडिया, कि इंडिया में बहुत सारे गांव हैं। तो ये क्या है? ये एक हकीकत है। इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या है? इट इज़ अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन। तो एक ऐसा सेंटेंस जो सवाल पूछता है। इट हैज़ टू सब टाइप्स, तो उसकी भी दो अलग किस्में हैं, येस नो इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड WH इंटरोगेटिव सेंटेंस। येस नो क्या है? इट जनरली बिगिंस विद अ हेल्पिंग वर्ब और एन ऑक्सिलरी वर्ब एंड कैन बी आंसर्ड बाय सेइंग येस और नो। तो ये ऐसा सेंटेंस है जो एक हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होता है और इसका जो जवाब होता है वो हाँ या ना में होता है।
हेल्पिंग वर्ब क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, इसका आप एक वीडियो देख सकते हैं, उसमें डिटेल में दिए गए हैं। और जैसे ये सेंटेंस का यहाँ लिखा है कि आंसर जो है येस और नो में होता है, तो मिसाल देखते हैं, आर यू कमिंग विथ अस, तो आप इसका हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं कि येस आई एम कमिंग विथ यू या नो आई एम नॉट कमिंग विथ यू। WH इंटरोगेटिव सेंटेंस, इट बिगिंस विद द WH वर्ड। तो जो WH वर्ड्स कौन से होते हैं, सवाल पूछने वाले, हु, वाई, व्हाट, वेयर वगैरह। तो यहाँ पर क्या लिखा है, एंड दीज कैन नॉट बी आंसर्ड बाय सेइंग यस और नो, तो इनका जो जवाब होता है वो हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता। मिसाल के तौर पे व्हाट इज़ द टाइम, कि टाइम क्या हुआ है, तो अब यहाँ पर आपको जो है सही टाइम बयान करना है। इम्पेरेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव का मतलब होता है ज़रूरी। इट एक्सप्रेसेस कमांड्स, रिक्वेस्ट एक्सेट्रा। कमांड का क्या मतलब है, हुक्म देना, रिक्वेस्ट यानी दरख्वास्त, तो इस टाइप की चीज़ों के लिए जो है इम्पेरेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल होता है। इट जनरली बिगिंस विद अ वर्ब, तो इसकी शुरुआत जो है अक्सर वर्ब से होती है। जैसे ये मिसाल देखिए, ओपन योर बुक्स, अपनी किताबें खोलिए, तो ये ओपन है हमारा वर्ब। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इट एक्सप्रेसेस अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग। जब किसी सेंटेंस में हमें हमारे जज्बात भी दिखाने हैं तब हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाउ स्विफ्टली द रिवर फ्लोज, कि दरिया कितना तेज़ बहता है। वॉट अ शेम, कितनी शर्म की बात है। तो अब ये चीज़ों में हम जज्बात डालकर कहना चाहते हैं तो हम इसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। और हर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होता है वो इस साइन से एंड होता है, एक्सक्लेमेटरी मार्क से। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस पर अलग से वीडियो बनाए गए हैं जिसमें बहुत सारी मिसालें भी दी गई हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप जो है प्रोसेस बताया गया है कि कैसे ये सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ मदद मिली होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।